सो हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बेस्ड है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, और इसको हम पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम से भी जानते हैं। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव की, उसका हमने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म डिराइव किया। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन है, और इसमें हम जो सॉल्व करेंगे वो श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। यानी इसमें जो हम पोटेंशियल कंसीडर करेंगे वो टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, पर ये खास तरीके का पोटेंशियल होगा जिसमें एक पार्टिकल हम कंसीडर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो बीएससी और इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम आपके कॉलेज लेवल पे तो ये प्रॉब्लम पूछा ही जाता है फुल मार्क्स में, साथ ही साथ ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसके रिजल्ट जो हैं वो हर एक एग्ज़ाम में इसके रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा जो फिजिक्स है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस प्रॉब्लम का। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये रियल प्रॉब्लम का बेसिकली एक 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है कि दैट्स क्वाइट इजी। 3 डायमेंशनल केस थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए पहले 1 डायमेंशन प्रॉब्लम को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कंसीडर कुछ करें, तो पार्टिकल तो लेना ही पड़ेगा। तो कंसीडर पार्टिकल जिसका मास हम लेंगे m। सो कंसीडर a particle having mass m। ठीक है, एक पार्टिकल लिया जिसका मास m है। अब उस पार्टिकल को हम एक पोटेंशियल में रखेंगे, खास तरीके का पोटेंशियल है। कैसा पोटेंशियल है? इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, है ना, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इस पोटेंशियल को? तो हम क्या करेंगे, हम एक पोटेंशियल बनाएंगे। इसकी जो वॉल्स हैं पोटेंशियल की, है ना, वेल सब लोग जानते हैं वेल कैसा होता है। तो वेल जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस पोटेंशियल की जो वॉल्स हैं, ये यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज, है ना, दैट इज इनफाइनाइटली लार्ज। ये इनफाइनाइट हमने कंसीडर किया। और इस पोटेंशियल जो कि इसकी लेंथ इस पोटेंशियल वेल की 0 से L है, ठीक है, इस 0 से L के बीच जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना है? 0। इस 0 से L के बीच पोटेंशियल हमारा है 0, और इधर पोटेंशियल इनफाइनाइट है इसके बाद, और इधर भी पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट, दोनों साइड इनफाइनाइट है, और बीच में पोटेंशियल हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो अब अगर हम एक पार्टिकल लें जिसका मास m है, एक पार्टिकल लिया हमने जिसका मास m है, ठीक है। अब उस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो इस इनफाइनाइट से तो कम होगी ऑब्वियसली, पर इस रीजन में ये पार्टिकल आराम से मूव करेगा फ्रीली, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल इसमें 0 है। पर यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है। तो ये पार्टिकल अगर आप इसको कंसीडर करो तो ये अपना आराम से इसमें वेव की फॉर्म में बनेगा, और इधर टकराएगा फिर वापस इधर जाएगा। इस तरीके से ये अपना फ्रीली इसमें मूव करेगा, है ना, और बहुत सारे इसमें वो अपनी वेव्स वगैरह बनाएगा, है ना। वो अभी स्टडी करेंगे उसमें कि कहाँ कहाँ पे उसकी हमें बेसिकली उस पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली देखनी है कि कैसे क्या है, यानी उसकी एनर्जी बेसिकली स्टडी करनी है, एनर्जी आइगन वैल्यूज, है ना। और बाद में उसका प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं, उस पर बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अलग अलग स्टेट के लिए। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल जो है वो ट्रैप्ड है इस पोटेंशियल के अंदर। पार्टिकल जिसका मास m है इस पोटेंशियल के अंदर ट्रैप्ड है, इस पोटेंशियल से बाहर नहीं जा सकता। उसकी एनर्जी इनफाइनाइट जो पोटेंशियल है इसको ब्रेक नहीं कर सकती, है ना। वो कुछ स्पेशल केस है, उसको बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। दिस इज वी कॉल्ड बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट का मतलब कि पार्टिकल इस रीजन में बाउंड है। इनसाइड तो फ्री है बट इस रीजन में वो एक तरीके से बाउंड है। ओके, तो कुछ इस पे पोटेंशियल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यानी व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस फॉर द पोटेंशियल, तो वो जरा समझते हैं। सो देखें, व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस फॉर पोटेंशियल।
तो जरा पोटेंशियल को देखते हैं, इस पे क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस है। तो पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है, यानी v जो है v विच इज़ फंक्शन ऑफ बेसिकली x, है ना। पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशन है, तो वो x का ही हमने कंसीडर किया है। तो पोटेंशियल जो है वो हमारा ज़ीरो है। ज़ीरो किसके बीच में है? जब हमारा जो x है वो x से ग्रेटर, ज़ीरो से ग्रेटर हो और l से लेस देन हो, यही तो है हमारा। ध्यान से देखें, पोटेंशियल इस पूरे के अंदर हमारा है ज़ीरो, यानी x जब ज़ीरो से ज़्यादा है और l से कम है तो ये रीजन डिफाइन हो गया पोटेंशियल ज़ीरो। और ये पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कब है? जब x हमारा जो है वो ज़ीरो से जो है लेस देन हो, ठीक है। तो x जो है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है, एंड x जो है वो ग्रेटर देन l। l से जब ज़्यादा है तो भी पोटेंशियल इनफाइनाइट चला जा रहा है, यानी यहाँ पे इस पूरे रीजन में इनफाइनाइट है, इस पूरे रीजन में इनफाइनाइट है, ठीक है, इस पूरे रीजन में इनफाइनाइट है। तो x से क्या हो हमारा? l से क्या हो? ग्रेटर देन हो, ठीक है। तो जो x है वो l से ग्रेटर देन है, ज़ीरो से लेस देन होगा तो हमारा फिर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, और x से l से ग्रेटर देन हो। तो दीज आर सम बाउंड्री कंडीशंस फॉर पोटेंशियल्स। आपको समझ में आ गई होंगी कि पोटेंशियल को ये इस जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसका हमने ये एक फंक्शन यानी मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में इसको डिफाइन कर दिया, है ना। आसान है, समझ में आ गया होगा। अब जरा कुछ कंडीशंस हम जरा देखते हैं, बाउंड्री कंडीशन फॉर वेव फंक्शन। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर वेव फंक्शन। चलिए जरा देखते हैं वेव फंक्शन की क्या बाउंड्री कंडीशन। देखिए वेव फंक्शन जो है वो बाउंड्री पे वैनिश कर जाता है, ठीक है, यानी बाउंड्री पे, यानी जो वेव फंक्शन होगा साई जो है दैट इज, ये साई हमारा ज़ीरो होगा, साई इज ज़ीरो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड साई इज आल्सो ज़ीरो एट x इज इक्वल टू l। ओके, तो ये कुछ हमारी कंडीशंस हैं वेव फंक्शन की, यानी वेव फंक्शन जो होगा वो ज़ीरो होगा जब x ज़ीरो है, यहाँ पे भी वेव फंक्शन ज़ीरो होगा और l पे भी ज़ीरो होगा। देखिए वेव फंक्शन बाउंड्रीज पे क्यों ज़ीरो कंसीडर करते हैं, ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाया हमने, क्योंकि पार्टिकल जो है जब वो मूव करेगा तो देखिए जब पार्टिकल कैसे, कोई भी पार्टिकल आप वेव, जैसे मान लो आपने दो रीजन में आपने वेव, एक स्ट्रिंग बांध दी और उसमें वेव आप जनरेट कर रहे हो, तो वेव जो बनेगी वो एंड पॉइंट्स पे तो वेव नहीं होगी ना, वो एंड पॉइंट पे तो जो फंक्शन है वेव का वो तो कोलैप्स ही कर रहा है, वो तो वैनिश हो रहा है ना। तो इस तरह पार्टिकल जब आपका ये मूव करेगा तो ये एंड पॉइंट पे तो ये वेव नहीं, एज ए पार्टिकल की तरह होगा ना, ये टोटली दीज आर एंड पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई वेव नहीं मिल रही, तो यहाँ पे वेव फंक्शन जो है दैट वैनिशेस। ओके, किसी भी एंड पॉइंट पे हम कंसीडर करेंगे, चाहे क्लासिकली लें चाहे क्वांटम मैकेनिकली, आपका वेव फंक्शन जो होगा दैट वैनिशेस। इन बिटवीन द रीजन उसका वेरिएशन है, पर एंड पॉइंट पे हम इसको जो हमेशा भी अप्लाई दिस कंडीशन दैट वेव फंक्शन वैनिशेस एट द एंड पॉइंट्स। ओके, तो ये हमारी हो गई इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, यानी बाउंड्री कंडीशन, पोटेंशियल की बाउंड्री कंडीशन, और हमने देख ली जो हमारी वेव फंक्शन की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम इसको आप नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें अब हम जरा अप्लाई करेंगे, एक वेव फंक्शन हम बनाएंगे। ओके, इस डायग्राम को बना रहने दें, ये हमारे लिए यूज़फुल है। इस डायग्राम में इसको मिटा देते हैं, बहुत आराम से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप साथ के साथ इससे रिलेटेड अपने नोट्स बनाते जाएं, है ना, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अब हम बनाने वाले हैं एक वेव फंक्शन। ओके, तो वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन बनाने से पहले हम पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देख लेते हैं। तो लिखते हैं जरा अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम पार्टिकल के लिए लिखेंगे, और एक ऐसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये
हमारी है टाइम इंडिपेंडेंट। तो छोटा सा ये भी लिख लो, टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, टाइम इंडिपेंडेंट ब्रैकेट में लिख लो, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो टाइम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमारी कैसी होगी? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा है वो हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है उसको, माइनस एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ठीक है, वन डायमेंशन है, सो डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स प्लस v of x psi of x, okay, and that is equal to e psi of x। ये कुछ हमारा फॉर्म होगा। अच्छा देखिए, जो पोटेंशियल है, अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इधर या इस रीजन के तो लिख नहीं रहे, हम इस रीजन के लिए लिख रहे हैं 0 to L के बीच में, और 0 to L के बीच में हमारा पोटेंशियल कितना है? सो v इज इक्वल टू 0 फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन L। इस रीजन के लिए हमारा जो है वो पोटेंशियल 0 है, और हम स्टडी तो हम इसी रीजन में करना, पार्टिकल तो हमारा इसी रीजन में है ना, तो पार्टिकल की हमें स्टडी करनी है बेसिकली, उसकी एनर्जी वगैरह की, तो वो तो इस रीजन में है, तो यही रीजन कंसीडर करेंगे। तो इस रीजन में पोटेंशियल 0 है, तो ये वैल्यू इसमें डाल दें। ठीक है, पोटेंशियल वैल्यू इसमें डाल दें, तो ओके, तो पोटेंशियल v ऑफ x ना लेके दिस इज अवर कांस्टेंट v हम कंसीडर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, कांस्टेंट पोटेंशियल है, मतलब 0 है इसके साइड में, बिटवीन में, तो ये वैल्यू 0 इसमें डालेंगे तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, दैट इज माइनस एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई, और ये हो गया 0 इक्वल टू ई साई। बहुत ईजी फॉर्म में हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन गई। अच्छा, इस दोनों को हम इधर ले जाते हैं, यानी 2m को इधर ले गए, एच बार स्क्वायर हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन गया डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2me बाई एच बार स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ साई। ओके, और इसको थोड़ा सा और वर्कआउट करेंगे, यानी इस पार्ट को हम इधर ले आते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है हमारा, इंटरेस्टिंग इक्वेशन बनेगी हमारी। So this equation will take form del square psi over del x square plus 2me by h bar square psi equal to 0. This is our श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाँ, देखिए बहुत सिंपल फॉर्म में बन गई, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गई, और ये दिस इज नथिंग बट इट्स ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो इस कैलकुलेशन को आप नोट कर लें, फिर हम इसके आगे का पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। अब हम यहाँ से इसको कंसीडर करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये कुछ इस तरीके से बनी हमारी। कैसी बनी? डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाई एच बार स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें हम एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। वैल्यू डिफाइन क्या, वो पहले से ही डिफाइन है। जो आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, इस पार्ट को हम बेसिकली उसके इक्वल ले रहे हैं, यानी वी कैन कंसीडर एज के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई एच बार स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं। तो दैट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लें। ये बहुत काम की इक्वेशन है, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, है ना, ये हमारे काम आएगी। और ये आई कैसे डिफाइन कर, अरे ये आसान है, आपको पता है, ये इसको आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो 2-3 पिछले वीडियोस में मैंने इसको डिराइव भी किया है। कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई ओवर के, तो 2 पाई ओवर के डाल दें यहाँ पे। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के, तो के ऊपर चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू एच के बाई 2 पाई, तो एच अपॉन 2 पाई क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एच बार के। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एच बार के, और P की वैल्यू मैंने बताई थी P स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू ई, P स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू ई। आप कहोगे ई कैसे लिख दिया, वो तो काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी होता तो है, पर यहाँ पे पोटेंशियल तो 0 है ना, तो पोटेंशियल 0 है तो ई लिख सकते हैं ना, वो तो टोटल एनर्जी हो गया ना।
तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल गई, √2me। तो यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई h बार स्क्वायर। ठीक है, इसको ट्राई करके देखिएगा। पिछले वीडियोज़ में इस पर काफ़ी वर्कआउट किया है हमने। थोड़ा सा आप करके देखिएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि इसको ये कैसे कंसीडर कर सकते हो। नहीं भी अगर करते हैं तो आप इसको एज ए कांस्टेंट की तरह समझ सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ये बस एक कांस्टेंट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं k स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, अरे ताकि हमारा ये इक्वेशन ईजी हो जाए ना, इसको और सिंपल कहाँ तक इसको लेके चलेंगे आप ना, तो k स्क्वायर इज मोर क्वाइट ईजी। तो ये हो गया आपका। वन मोर थिंग आई थिंक दैट इज k square is equals to 2me by h. Yeah, it's correct. So we can consider is del square psi over del x square plus k square psi that is equal to 0. Okay, तो ये हमें यहाँ से मिल गया वैल्यू। एक इक्वेशन बना ली हमने, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बहुत इजी फॉर्म में हमने निकाल ली इसको। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये दिस इज नथिंग बट अवर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इजी फॉर्म में आ गया। अब इसको जरा हम इसका सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो वी कंसीडर ए सोल्यूशन। ओके, सो वी कंसीडर a general solution for the above differential equation। तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सोल्यूशन कंसीडर करेंगे। तो जनरल सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, देखिए अब जो पोटेंशियल है यानी जो वेव फंक्शन है हमारा टाइम का तो फंक्शन है नहीं, टाइम के साथ तो इसका वेरिएशन नहीं है। तो जो पार्टिकल है हमारा वो ऑसिलेट करेगा बेसिकली 0 to L के रीजन में। तो ये एक वेव जो बनाएगा वो वेव साइन और कोसाइंस का बेसिकली वो समअप होगा, है ना, और कुछ नहीं होगा, वो साइन और कोसाइन के फॉर्म में वेव होगी। तो वी कैन डिफाइन द वेव फंक्शन साई इज इक्वल्स टू a साइन kx प्लस b cos kx। ठीक है, ये हमने सोल्यूशन की। इस सोल्यूशन को इसमें डालेंगे, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। इस तरीके का एजम्पशंस के बेसिस पे हमने ये सोल्यूशन कंसीडर किया। अब इस सोल्यूशन से हम जो है वो अपना आगे का स्टडी बढ़ाएंगे। तो ये सोल्यूशन हमने इसका कंसीडर कर लिया। ओके, अब इस सोल्यूशन पे हमें वर्कआउट करना है। इस सोल्यूशन पे हमें वर्कआउट करना है। हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन पे लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन। देखिए थोड़ा सा ये डेरिवेशन लंबा है पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा। बिल्कुल मेरे साथ आप इसको लिखते चलें, एक एक पॉइंट क्लियर होता चलेगा, है ना, और हम इसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल अभी थोड़ी देर में इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो इस वेव फंक्शन में हमें देखिए सब कुछ डिफाइन है। ए और बी जो है दीज आर कांस्टेंट, और अब हमें ए और बी की वैल्यू को निकालना है जिसके बेसिस पे हम अपना कंप्लीट बढ़िया सा वेव फंक्शन निकाल सके। ओके, तो ये ए और बी के लिए हम इस पे लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस। ओके, बाउंड्री कंडीशन, और तो कितनी बाउंड्री कंडीशन है, 2 बाउंड्री कंडीशन है वेव फंक्शन की। एक पहली बाउंड्री कंडीशन है कि जब 0 है x तब हमारा वेव फंक्शन 0 है, और जब L है यहाँ पे वेव फंक्शन 0 है। तो ये 2 पॉइंट्स पे हमारा वेव फंक्शन जो है वो 0 है, यानी वैनिश हो रहा है। ये 2 बाउंड्री कंडीशन लगा के हम और ए बी की वैल्यूज को, मतलब इन कांस्टेंट को बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि वैनिश करें, है ना, दोनों तो नहीं लेकिन एक तो हमारा इसमें से निकल ही आएगा, और एक को बाद में हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वगैरह की कंडीशन से फिर निकालेंगे। ओके, तो पर हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा इन बाउंड्री कंडीशन से। तो चलिए लगाते हैं बाउंड्री कंडीशंस। ओके, तो इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ अपने बोर्ड पे। तो नेक्स्ट, अच्छा इस इक्वेशन को लिखा रहने देंगे, ये हमारे लिए काम की है। k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई h बार स्क्वायर। ओके, तो इस बेटर की इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये इक्वेशन हमारे लिए काम की है ना, ये हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, आप लोग भूल ना जाए इसलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ 2me बाई h बार स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस डेरिवेशन में। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई h बार स्क्वायर हमने इधर लिख दिया, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिए रखा है। अब हम वापस आते हैं अपने सोल्यूशन पे। सोल्यूशन था हमारा साई इज इक्वल टू a साइन kx प्लस b cos
ओके, तो चलिए इसमें अब हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाएं. सो अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन. तो जो पहली बाउंड्री कंडीशन है वो ये बोलता है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो जब जीरो है, जब x जीरो है तो ये वेव फंक्शन जीरो है हमारा. ठीक है, तो ये लगा दो इसमें, यानी ये बताएगा कि a साइन k इंटू जीरो प्लस b कॉस k इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो देखो यहां से क्या मिलेगा भाई, a साइन k इंटू जीरो, ये क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया ना, साइन जीरो जीरो प्लस b कॉस जीरो वन होता है, b इंटू वन इक्वल टू जीरो. तो यहां से हमें क्या मिल गया, b इक्वल टू जीरो, यानी b की वैल्यू हमने निकाल ली, b की वैल्यू हमें जीरो मिल गई. तो ये b की वैल्यू डाल दो इसमें, एक तो हमारा गया ना कांस्टेंट, अब थोड़ा इजी हो गया ना. तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाने से हमको b की वैल्यू जीरो मिल गई. ठीक है, यानी अब हमारा जो वेव फंक्शन रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, साई इज इक्वल टू a साइन जो है k x. ये हमारा फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से इतना हमको मिल गया. अब हम लगाएंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन, है ना. तो फटाफट लगाते हैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन, यहाँ तक नोट करें, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स. ओके, अब इसके आगे लगाएंगे अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन. तो अप्लाई फर्स्ट की जगह अप्लाई करेंगे अब हम लोग सेकंड बाउंड्री कंडीशन. ओके, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन जरा अप्लाई करते हैं. सो अप्लाई जो है सेकंड बाउंड्री कंडीशन. तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या बताता है ना, सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारा बताता है, वेव फंक्शन देख लें हमारा कितना बचा है, वेव फंक्शन बचा है a साइन के एक्स, ये हमारा वेव फंक्शन रिमेनिंग रहा है. तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन बोलता है कि साई ऑफ l इज जीरो. ठीक है, साई ऑफ l इज जीरो, यानी l पे भी वेव फंक्शन वैनिश करेगा. तो ये हो गया साई ऑफ l मीन्स a साइन k इंटू एल दैट इज इक्वल टू जीरो. a साइन k इंटू एल इक्वल टू जीरो. तो a साइन k इंटू एल ये जीरो कब होगा, ठीक है, साइन की कुछ वैल्यूज के लिए जीरो होगा ना, ये तो पता है आपको. तो यहां से हम देख सकते हैं a साइन के एल इक्वल टू जीरो. सो इट मीन्स साइन, हियर यू कैन गेट के एल इज इक्वल टू साइन ऑफ एन पाई. ठीक है, बेसिक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. भाई साइन एन पाई के लिए तो जीरो है, साइन जीरो कहाँ पे होगा, जीरो पे जीरो होता है ना, और फिर पाई पे जीरो हो जाएगा, 2 पाई पे जीरो होगा, 3 पाई पे जीरो होगा, 4 पाई पे जीरो होगा. इस तरीके से साइन आपको जीरो जीरो मिलता जाएगा, है ना. तो यहाँ से अब हमको वैल्यू मिल जाएगी, देखें के एल इज इक्वल टू एन पाई. ठीक है, तो यहाँ से हमको के की एक वैल्यू मिली, k इज इक्वल टू एन पाई बाई एल. इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, k इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आने वाली है. इसका जरा स्क्वायर करें तो स्क्वायर से हमको ये मिलेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. ठीक है, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से आई, इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर ले ले हम इस इक्वेशन का, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बन गई. तो देखो के स्क्वायर की 2 इक्वेशन मिली, एक तो ये इक्वेशन मिली और एक इक्वेशन हमने पहले डिफाइन की थी. 2 इक्वेशन हमें स्क्वायर की मिली, एक तो ये मिली, एक हमारी ये इक्वेशन है के स्क्वायर की, है ना, 2me बाई एल एच बार स्क्वायर, और एक हमारी ये इक्वेशन मिली, है ना. तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल करें, इक्वेट करें, इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, तो यहाँ से हमको एक एनर्जी का कुछ आइडिया मिलेगा, है ना. और वही हमारी एनर्जी जो होगी वो पार्टिकल की एनर्जी कंसीडर करेंगे, उसको हम पार्टिकल की जो आइगन एनर्जी की तरह हम उसको कंसीडर करेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लें, प्रॉपर नोट करते चलें, कोई भी स्टेप नहीं मिस करेंगे तो प्रॉपर आपका एक डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट फॉर्म ले लेगा, है ना. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, देखें मैं इक्वेशन 1 और 3 को मिटा नहीं रहा हूँ. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो इन
दोनों को देखो, के स्क्वायर है, के स्क्वायर है, तो हम इनको कर सकते हैं इक्वेट। तो इनको जैसे इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2me बाई एच बार स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ई निकाल लो, अब तो निकल आएगा ई की वैल्यू क्या आ गई, बहुत इजी फॉर्म में ई की वैल्यू हमको मिली, ई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर। दिस इज द आइगन एनर्जी वैल्यू of the particle which is restricted in a region between 0 to L. Okay, so this is this energy. Okay, so हम इसको define कर सकते हैं, this is the energy eigen value. ठीक है, हो गया, ये हमने एनर्जी। अच्छा, इसमें अब एनर्जी में खास बात देखें, ये एनर्जी देखो, इसमें 2m तो पार्टिकल का मास है, l लेंथ है, ये भी एक तरीके की कांस्टेंट है, पाई वैल्यू, पाई तो कांस्टेंट है, h बार h/2 पाई है का स्क्वायर, तो ये सब कुछ कांस्टेंट। हमने यहाँ देखा जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n क्या है, ये एनर्जी के लेवल्स हैं, यानी यहाँ पे जो पार्टिकल है, जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल अगर आप कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूअस ना होके क्या है, डिस्क्रीट है। जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, यानी n की वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 अप टू जहाँ तक आप इसको पार्टिकल का एनर्जी की स्टेट्स कंसीडर करेंगे। तो ये हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस पे होगा डिस्कशन, इस एनर्जी आइगन वैल्यू पे हम करेंगे प्रॉपर डिस्कशन, है ना, कि ये एनर्जी आइगन वैल्यू जो है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो एक बात तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी कि एनर्जी जो है वो क्या है, डिस्क्रीट है। पहले यहाँ तक नोट करें, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं अब हम लोग। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा रिजल्ट है। तो यप, हमने कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट कर ली। क्या कर ली, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करके हमने जो है वो एनर्जी निकाल ली पार्टिकल की, जो कि रिस्ट्रिक्टेड था 0 से L के बीच में, यानी वो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल में डाला गया था। ओके, तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, E इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। जीरो क्यों नहीं लिया, अभी बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि जीरो क्यों नहीं कंसीडर किया। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो हमने ये देखा, द एनर्जी इज डिस्क्रीट, द एनर्जी इज डिस्क्रीट। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस, या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस, मीन्स पार्टिकल कांट टेक एनी वैल्यू, पार्टिकल कोई भी वैल्यू कंसीडर नहीं ले सकता, पार्टिकल कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, यानी रैंडमली कोई वैल्यू नहीं ले सकता, है ना। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 ये क्या लेगा, E इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर। फॉर n इज इक्वल्स टू 2 ये क्या हो गई, ये E1 हो गई, ये E2 हो गई, यानी दिस इज अवर 4 पाई स्क्वायर, n की वैल्यू 2 डाल दी ना, तो n की वैल्यू 2 देगा, 4 पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर। फॉर n इज इक्वल्स टू 3 हमें क्या मिलेगा, दैट इज E3 इज इक्वल्स टू 9 पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर। ओके, दिस इज वी कॉल्ड, दिस इज अवर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, सेकेंड ये वाला जो एनर्जी है E2, इसको हम बोलते हैं, दिस इज वी कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी,
ठीक है, और ये वाला हो गया हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, अच्छा ये सारे के सारे हमने पॉइंट इसमें डिस्कस कर लिए। तो इसको अगर आप चाहो तो ड्रॉ करके, तो इसमें हम ड्रॉ भी करेंगे, इस पोटेंशियल में आप एनर्जी स्टेट ड्रॉ कर सकते। अच्छा, इसमें एक पॉइंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इस क्वेश्चन को जानने में कि ये एनर्जी जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो क्यों नहीं है भाई, है ना, जीरो पॉइंट एनर्जी तो जीरो होना चाहिए, पर ये जीरो नहीं है। इसका आंसर आप समझ सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि अगर ई अगर हमारा ज़ीरो है तो मोमेंटम भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में हमारा जो अनसर्टेनिटी जो है एक्स में वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एनर्जी ज़ीरो है तो मोमेंटम ज़ीरो है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनफाइनाइट है, जबकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज एल, मीन्स मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज योर कैपिटल एल। सो यहाँ से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये एप्लीकेशन भी कह सकते हो, विच सेज दैट कि जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कांट कंसीडर एज जीरो। ओके, जीरो नहीं कंसीडर कर सकते, सो दैट्स वाई वी टेक द वैल्यू n फ्रॉम 1 नॉट फ्रॉम 0। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है मेरे ख्याल से। इसको अगर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं इसमें या। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम ये ड्रॉ किया, ये मान लो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना है, E1 है मान लो, इस पूरे को हम E डैश मान लेते हैं, पाई स्क्वायर कौन बार बार लिखेगा, इसको हम E डैश मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 हमारा ये कितना बन रहा है, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 दैट इज E2 कितना बनेगा, E2 बन रहा है 4E डैश। ठीक है, 4E डैश। थर्ड देखो जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड कुछ यहाँ पे बनेगा n इज इक्वल्स टू 3, E3 कितना मिल रहा है 9E डैश। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात पता चली हमें कि जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स दैट आर नॉट इक्विडिस्टेंट, दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट, यानी बराबर नहीं है वो। देखो ना, जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हो, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओके, सो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच सेज दैट द एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट। तो नंबर 2 एक पॉइंट और लिखेंगे, वो ये है द एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, इनको नोट कर लें, डायग्राम बना लें, आपके काफ़ी काम आएगा ये डायग्राम। तो ये रिजल्ट का हमने कर लिया डिस्कशन, कंप्लीट डेरिवेशन एनर्जी आइगन वैल्यू का, और इसका जो रिजल्ट है वो डिस्कशन हो गया। तो देखो एनर्जी का तो पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका एनर्जी का पार्ट कंप्लीट हुआ, पर अभी वेव फंक्शन बचा है भाई हमारा। वेव फंक्शन हमने बना तो लिया, क्या बनाया हमारा, अब वेव फंक्शन पे चलते हैं, इसको नोट करें एनर्जी के इसको, और फिर हम अब वेव फंक्शन पे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, हम डिस्कस करेंगे इसको। कुछ इसमें रह गया हो, कुछ मिस हो गया हो, मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दिया है ना। ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है, यानी आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इसको कंसीडर किया गया था, इस श्रोडिंगर का जो ये कैलकुलेशन था, इसको बाद में इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में 1 डायमेंशन के लिए सॉल्व करके देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में मूव करता है वो बिल्कुल ऐसे ही कंसीडर किया गया था, इसके अंदर पोटेंशियल 0 है और वो सरफेस उसके लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल का तरह वर्क करेगा, और उसके लिए हमने सॉल्व किया था, पर उसमें थोड़ा सा एरर था बाद में, जिसको बैंड थ्योरी से कंप्लीट सॉल्व किया गया, पर इसका एप्लीकेशन वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं वेव फंक्शन के पार्ट पे इसके। तो आगे बढ़ेंगे वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन को हमने कहाँ पे छोड़ा था, है ना, कहाँ पे छोड़ा था वेव फंक्शन को, क्या उसमें b को तो 0 कर दिया था,
ए की वैल्यू रह गई थी और के की वैल्यू निकाल ली थी, तो के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 देखी थी ना, तो वापस अपना नोट्स पलटे, देखिए वहां पे क्या लिखा होगा। तो वहां पे हमने देखा था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देखें क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देख लिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने के निकाला था, के क्या निकाला था हमने, के इज इक्वल्स टू एन पाई बाई एल, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो इससे वेव फंक्शन जो हमने बनाया था, वेव फंक्शन क्या बना रखा था, ए साइन के एक्स। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को इसमें पुट करें तो यहाँ से बनेगा ए साइन एन पाई बाई एल। बढ़िया, ये हमारा वेव फंक्शन हमने जनरेट कर लिया। अच्छा, ये वेव फंक्शन बन गया, पर ये वेव फंक्शन में प्रॉब्लम, दिस इज नॉट नॉर्मलाइज, दिस वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज, है ना। और आपको पता है एक वेल डिफाइंड वेव फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, दिस इज नॉट नॉर्मलाइज, या है भी तो चेक करना पड़ेगा भाई ना, नॉट नॉर्मलाइज्ड, तो चेक करना पड़ेगा ना वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है कि नहीं, अगर है भी तो भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें जरा, इसको नॉर्मलाइज कंडीशन लगा दो। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या बोलता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलता है, सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहता है भाई कि इसमें आप ले लो, इंटीग्रेट कर दो इसको कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर अपना कंडीशन लगाएं तो हमारा कंडीशन है, हमारा रीजन है 0 to L, ये देगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए हमारा रह रहा है ना, तो नॉट नॉर्मलाइज मीन्स हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और इस ए की वैल्यू आप निकाल के देखें कितनी वैल्यू आ रही है ना। वैसे मैं निकालने जा रहा हूँ, पर मैं चाहूँगा कि इसको आप निकाल के देखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेशन ही तो है, साइन स्क्वायर एन पाई, एक इसमें मिस्टेक है, एक्स होगा यहाँ पे, सॉरी एक्स, बिना एक्स के कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन बना। ओके, तो इसको जरा इस इंटीग्रेशन को करके देखें, है ना, या वरना मैं करने जा रहा हूँ, है ना। इंटीग्रेशन है हमारा 0 to L ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो चलिए करते हैं इस इंटीग्रेशन को, है ना। जिन्होंने निकाल दिया आंसर बहुत अच्छी बात है ना, पर वो जाएंगे नहीं क्योंकि इसमें मुझे अभी वेव फंक्शन के प्लॉट डिस्कस करने हैं, है ना। तो इसमें ए स्क्वायर को बाहर निकालें और इसको करें इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन है 0 to L, अच्छा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल, यानी ये बनता है, देखो इसकी वैल्यू हमें स्क्वायर है ना, तो इसको कॉस में पुट कर सकते हैं, कैसे, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये इक्वेशन में जरा ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देगा हमारा ए स्क्वायर 2 को बाहर निकाल लें, 1 माइनस कॉस 2x का पूरे का, x नहीं है हमारा क्या है, हमारा है एन पाई एक्स बाई एल, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx के साथ। ठीक है ना। अब 1 को बाद में लिख लेंगे, अभी पहले इंटीग्रेट कर लें फिर बाद में 1 लेंगे, LHS लेके चल रहे हैं। तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन है 0 से L dx माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से L cos 2 पाई एन एक्स बाई एल डी एक्स इक्वल टू 1, ये हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है ना। तो ए स्क्वायर बाई 2 डी एक्स का हो गया x 0 to L माइनस ए स्क्वायर बाई 2, देखो इसमें से बाहर आ जाएगा, क्या आ गया, ये आ गया L अपॉन 2 एन पाई। ठीक है, ये हमारा आ गया बाहर। ओके, और ये देगा हमको साइन 2 एन पाई एक्स बाई एल
ठीक है, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ए स्क्वायर बाई 2 l, और ये तो 0 हो गया, l माइनस 0। अब यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2 l अपॉन 2n पाई, ठीक है। अब साइन में देखो भाई, पहले l डालेंगे, जब l डालेंगे तो ये देगा हमें साइन 2n पाई, और माइनस 0 डालेंगे तो 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सारे स्टेप। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये तो ठीक है, ये तो 0 नहीं है, पर ये वाली वैल्यू में देखो साइन 2n पाई, n की वैल्यू 1 डालें तो 2 पाई 0, n की वैल्यू 2 डालो तो 4 पाई 0, n की वैल्यू 3 डालो तो 6 पाई 0, यानी n की हर वैल्यू के लिए 0 देगा, दिस इज ऑलवेज 0। और साइन 0 तो 0 होता है, यानी ये पूरा का पूरा टर्म आपको ये हो गया 0, ये पूरा का टर्म पूरा का पूरा हो गया 0, है ना। तो ये वाला टर्म हमारा कंट्रीब्यूट करेगा, यानी फाइनल जो हमारा बन गया, जो फाइनल जो इक्वेशन हमारी आ गई वो क्या बन गई, देखें, वो बन गई ए स्क्वायर l बाई 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाली अंडर रूट 2 बाई l। अब हमारा जो वेव फंक्शन है वो पूरा का पूरा बन गया। तो वेव फंक्शन हमारा क्या बना, वेव फंक्शन हमारा क्या बना, वेव फंक्शन हमारा बना साई इज इक्वल्स टू, जो वेव फंक्शन का फॉर्म बना, साई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाई l साइन n पाई x बाई l। बहुत बढ़िया, दिस इज अवर वेव फंक्शन, दिस इज अवर वेव फंक्शन। दो रिजल्ट हमने निकाले, एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन। अब इस वेव फंक्शन का जरा प्लॉट देखें भाई, कि साइन का वेव तो बनेगा, पर ये कैसे इसका वेरिएशन रहेगा अलग अलग स्टेट के लिए। तो अगर हम इसका प्लॉट बनाएं, देखें जरा प्लॉट अगर हम इसका बनाएं, या इसका प्लॉट देखेंगे ध्यान से, ये प्लॉट मैंने डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, ये प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 0, तो 0 तो है नहीं, n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, साइन वेव, ठीक है। वैल्यू डाल के भी आप चेक कर लेना, n की वैल्यू उसमें डालना 1, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आपको प्लॉट मिलेगा, पहला प्लॉट, ठीक है। इतना हाई पीक नहीं जाएगा, या सॉरी, या ये कुछ इस तरीके का वैल्यू जाएगा, है ना, साइन वेव का एक पार्ट 0 से l के बीच में। दिस इज फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखो क्या बनेगा, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये कुछ इस तरीके का वेव कंसीडर कर लो आप। दिस इज फॉर n इज इक्वल्स टू 2, और n इज इक्वल्स टू 3 यानी थर्ड स्टेट के लिए हमारा जो प्लॉट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। दिस इज आवर प्लॉट फॉर n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। दिस इज अ वेव फंक्शन साई, और ये x इधर है, इधर वेव फंक्शन है, इधर x है। और देखो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की फाइंड होने की सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, l बाई 2 पे, और n इज इक्वल्स टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस रीजन और इस वाले रीजन पे, यानी मेरे ख्याल से l बाई 4 और 3l बाई 4 पे आएगा। और इसके लिए इन वाले रीजन्स पे आप इसको फिर अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला निकाल के, वाटेवर जो भी है, ठीक है। और ये वाला रीजन कुछ इस तरीके से, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज वेयर इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिल सकता है, या ये हर पॉइंट आपको मिनिमम और मैक्सिमम जहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे दीज आर कुछ पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको पार्टिकल के फाइंड होने की ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, इसके बाद प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला देख सकते हो, ये मेरे ख्याल से तो वेव फंक्शन है, आई एम सॉरी, यहाँ से एग्जैक्टली पता आप कह सकते हैं, गेस कर सकते हैं, पर जो एग्जैक्ट हमें पता चलता है वो तो बेसिकली, इसलिए वो ज़्यादा बेटर प्लॉट है प्रोबेबिलिटी, या यहाँ से एग्जैक्ट पता चल जाएगा पार्टिकल के फाइंड होने की, है ना। यहाँ से भी पता चल रहा है, पर ये ज़्यादा बेटर फाइंड है। तो यहाँ से पीक थोड़ा सा बढ़ेगा, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये मिला, ठीक है, ओके, या n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही बेसिकली हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकल के फाइंड होने की ज़्यादा कहाँ पे है। और फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमें क्या मिलेगा, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमको मिलेगा ये, अब ये मॉड साइन स्क्वायर है तो ये दोनों अप मिलेंगी पीक,
ठीक बराबर ही होंगे, है ना। यप, अब हमें यहाँ से एग्जैक्टली पता चल जाएगा पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम कहाँ पे है, वेव फंक्शन मिटा रहा हूँ मैं, जगह बनानी है या। और फॉर n इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमको क्या मिल रहा है, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए ये कुछ इस तरीके से 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज योर x 0 to L, दिस इज योर साई x के साथ, ये साई के साथ वेरिएशन है, ये साई के साथ वेरिएशन है ना। तो इसमें ये दिखाना ज़्यादा बेटर नहीं है, कहाँ पे है वो ज़्यादा बेटर इससे बता सकते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे। हाँ, इससे भी आइडिया लगता है ऑब्वियसली, पर वेव फंक्शंस की बजाय प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है वो वही से हमें एग्जैक्ट मिलता है। आप चाहो तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी ये पॉइंट निकाल सकते हो कि कहाँ पे पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनेगा। तो मेरे ख्याल से हमने डिराइव कर ली, क्या डिराइव कर लिया, अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आइगन एनर्जी वो क्या था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर, और वेव फंक्शन निकाला वो क्या था √2/L साइन n पाई x बाई L। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स या मास्टर्स में हैं, आपको ये बहुत हेल्प किया होगा ये वीडियो। कुछ इसमें अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ डिस्कशन करना है, कुछ पॉइंट आपको लगता है कंसीडर करने के लिए, तो उसको बताएं, फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वांटम मैकेनिक्स की जो सीरीज थी, इसमें हमने ये एक तरीके का एक बेसिक जो कंप्लीट कोर्स हमने कर लिया है, जो इंजीनियरिंग फिजिक्स और बीएससी के लिए जो यहाँ तक मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी थे वो हमने अपने आई थिंक 16 वीडियोस में हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि फिर किसी और टॉपिक पे रहेगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।